बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। और बच्चों 6.1 हमारे पास अपलोड हो चुकी है न्यू अपडेट बुक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फॉर्म का लिंक दे देता हूँ जो न्यू अपडेट बुक है, तो इंशाल्लाह आप वहां से डाउनलोड और ईमेल से हमें लिंक शेयर करवा सकते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अब कहता है कि कॉमन डिफरेंस मालूम करें, तो कॉमन डिफरेंस बच्चों डी होता है, डी हमने मालूम करना है। और फिर यहाँ पे कहता है राइट द नेक्स्ट टू टर्म, और अगली दो टर्म आपने बतानी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। बच्चों हम जुबानी भी बता सकते हैं, लेकिन हम कॉमन डिफरेंस निकालते हुए तो हमने नेक्स्ट टू टर्म भी बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं कि बच्चों कॉमन डिफरेंस बच्चों 16 में से अगर 9 को निकालें तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। 23 में से 16 को निकालें तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब ये होता है कि दूसरी टर्म से पहले टर्म को माइनस करना है। यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3। या बच्चों A3 से A2 को निकाल दें, A4 से A3 को निकाल दें। मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म से जो प्रीवियस टर्म है उसको अपने माइनस ही करना होता है। अब A2 में से A1 को निकालता हूं तो 16 माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 9, यानी 16 माइनस क्या आ जाएगा 9। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ पे 7। अगर बच्चों 23 माइनस में 16 करता हूं तो फिर भी 7 आता है। इसका मतलब मैंने डी जो है वो फाइंड आउट कर लिया 7। जो उसने कहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो वो मालूम हो गया। अगली बात यह है कि आपने नेक्स्ट टू टर्म भी मालूम करनी। अब नेक्स्ट टू टर्म कैसे मालूम करेंगे? अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है। ओके जी। अब नेक्स्ट टू टर्म, अब D अगर 7 है तो बच्चों मेरे पास बाय यूजिंग द फार्मूला, अब यहाँ पे अगर यूजिंग फार्मूला, अगर मैं फार्मूला को यूज करता हूँ तो बच्चों वो मेरे पास होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 ऑफ क्या होता है, D होता है। ओके जी। अब A1 यहाँ पे क्या है 9 है, A1 यहाँ पे क्या है 9 है। अब AN ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मैंने कौन सी निकालनी फोर्थ, तो मैं N यहाँ पे फोर्थ पुट करूंगा, A4 आ जाएगा। A1 मेरे पास ये क्या है 9 आ जाएगा, और N माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा D। अब D की वैल्यू क्या है 7 है बच्चों। ठीक है, N की जगह पे 4 रखना है। अब इसका मतलब A4 जो है बच्चों आपके पास 7 3 21, 9 प्लस क्या आ जाएगा 21। इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है A4 वो कितनी आ गई जी बच्चों 30 आ गई। ये नेक्स्ट टर्म है। जुबान में भी हमें पता चल रहा है कि अगर 7 का डिफरेंस है 7 7 ऐड करते जाए तो हमारे पास 23 प्लस 7 30 आता है। इस तरह आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब जब बच्चों नेक्स्ट आपने जो टर्म निकालनी, जिस तरह A5 आपने निकालनी है, तो इस A4 पर आप यानी क्या कर दें A4 प्लस D कर दें। ठीक है। अब इसका मतलब A4 कितना है 30 है, D कितना है यहाँ पे 7 है। इसका मतलब बच्चों A5 आपके पास आ जाएगा 37। तो जो बच्चों नेक्स्ट टू टर्म है वो कौन सी हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स वो हमारे पास 30 और 37 है। लो जी इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चों इसमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालें तो वो हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये मेरे पास सेकंड टर्म है, और ये -5 मेरे पास फर्स्ट टर्म है। ये इससे कैंसिल हुआ, डी मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट्स आ गया। अब बच्चों थर्ड से फर्स्ट सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, यही आंसर रहेगा। ठीक है। आप ये मैंने क्या किया कि मैंने सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास डी की वैल्यू निकल आई। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने फोर्थ वैल्यूज निकालनी है। इसका मतलब बच्चों फोर्थ निकालने के लिए A4 होता है, यहाँ पे आ जाए A4, यहाँ पे क्या है A1 था, और N माइनस 1 यानी 3D था। ठीक है, यानी इससे अगला स्टेप यही था ना कि हमने जब 4 पुट किया तो A1 प्लस क्या आया, यहाँ पे 3D आएगा। जब 4 पुट करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ A4 अगर हो तो A1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। चले यहाँ पे आपको मेंशन कर ही देता हूँ। तो बच्चों AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 ऑफ क्या था D था। जब यहाँ 4 पुट करें 4 आ गया, यहाँ 4 पुट करें तो 3 आ गया। ओके जी, यही चीज है। तो जब भी हम क्वेश्चन को जब सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप यही माइंड में रखिएगा कि अगर 4 टर्म निकालनी है तो 3D हो जाएगा, फिफ्थ निकालनी है तो 4D हो जाएगा। ओके जी, एक कम होना है इसमें। अच्छा अब 4 मैंने यहाँ पे रखा, इसका मतलब मैं 4 टर्म निकालना चाह रहा हूँ। A4 मेरे पास बच्चों A1 की जो वैल्यूज है वो कहाँ पे, ये 5 है। फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 की वैल्यू होती है। अब D की वैल्यू मेरे पास 2 का क्या है जजर है।
इसका मतलब 5 प्लस 3 ऑफ 2 का जजर मेरे पास ये फोर्थ टर्म निकल आई है। अब बच्चों अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालता हूं तो इसका मतलब मैं यहाँ पे A1 और यानी A4 प्लस डी भी कर सकता हूं और A1 प्लस 4D, इन दो मेथड हैं, दो मेथड यूज कर सकते हो। देखें, अगर A1 देखें, A5 था, A4 था, A1 3D किया, A5 था, A1 मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4D करता हूँ। अच्छा, ये भी तरीका, मैं दूसरा तरीका एक यूज करता हूँ कि अगर बच्चों में A5 निकालता हूँ तो मैं A4 यानी जो बैक वाला होगा उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। दो तरीके यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, एक ये भी हम कर सकते हैं, ये भी। अब दोनों से जरा देखते हैं, जवाब सेम ही आता है। A5 A1 अगर मेरे पास बच्चों 5 था और 4D मेरे पास यानी यहाँ पे 2 का जजर है, तो इसका मतलब मेरे पास 5 प्लस 4 ऑफ 2 का जजर आता है। अच्छा, अगर मैं इसको मेथड को यूज करता हूँ, A4 की वैल्यू मेरे पास 5 प्लस यहाँ पे 5 प्लस 3 ऑफ 2 का जजर है और D मेरे पास वो भी 2 का क्या है, जजर है। इसका मतलब मेरे पास बच्चों 5 प्लस ये 3 प्लस 1 यानी ये 3 टू जजर और 2 जजर, इसका मतलब क्या हुआ 3 प्लस 1 कितने होगी 4 ओवर 2 जजर। ठीक है, आपको ये मेथड आसान लगी ये कर लीजिए, आपको ये मेथड आसान लगी आप ये कर ले, दोनों तरह ठीक है। तो मेरे पास ये A5 की जो टर्म आई है ये बच्चों A4 टर्म है और ये मेरे पास कौन सी A5 टर्म है। तो ये दो टर्में हमने निकाली, लास्ट पे आप लिख दें तो हमारे पास टू टर्म्स जो हैं वो हमने कौन सी फाइंड आउट की हैं। तो बच्चे इनसे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो जरा स्पीडली होंगे, ये मैंने आपको थोड़े समझा दिए हैं कि इस तरह हमने सारे सवालात को करने होते हैं अगर ये आ जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कहता है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म, आपने पहले तीन टर्में निकालनी है ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस के हिसाब से। लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पे बाय यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब यहाँ पे ए एन जो होता है वो A1 प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या होता है जी, डी होता है। अब बच्चों nth टर्म है, अब हमने फर्स्ट थ्री टर्म में निकालनी है। पहली टर्म A1 कितनी है 2 है, सेकंड टर्म बच्चों हम 2 पुट करेंगे, ये n की जगह पे 2, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। इसका मतलब n माइनस वन यानी 2 माइनस वन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा डी। तो A2 बच्चों हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी है 2 और बच्चों यहाँ पे आ गया 1 ऑफ डी। लो जी 1 ऑफ डी। अच्छा, A2 और D की वैल्यू भी तो है 13, 2 प्लस यहाँ पे आ गया 13, इसका मतलब A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी 15 आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म तो बड़ा इजी काम है। तो नेक्स्ट टर्म बच्चों आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने 2 पुट किया, अब यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं, A ऑफ 3, इसका मतलब A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, 3 माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा 2D। ओके जी, इन 3 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। A1 कितना है हमारे पास 2 है और D कितना है हमारे पास बच्चों यहाँ पे 13 है। अब ये 2 प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 26, इसका मतलब A3 हमारे पास आ जाएगा 28। तीनों टर्म निकल गई हैं, फर्स्ट टर्म दी हुई थी, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास कौन सी है थर्ड टर्म है। उसने यही कहा राइट द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो बच्चों फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने मालूम कर ली हैं। अगर बच्चों आप फोर्थ निकालना चाहें तो आप फोर्थ भी निकाल सकते हैं, तो वो A1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3D और सो ऑन। बच्चों जब A1 की वैल्यू 2 लगाएंगे 3 ऑफ D 13 हो जाएगा, ये 39 बनेगा और 39 हमारे पास यहाँ पे 41, इस तरह आप ये A4 भी निकाल सकते हैं। लो जी, ये भी हमने सिमिलर वही काम है कि पहले हम फार्मूला यूज कर लें an इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म के लिए बच्चों 2 पुट कर दें और यहाँ पे 1 ऑफ डी आ जाएगा। ओके जी, A2 की वैल्यू A1 हमारे पास 12 है और D हमारे पास क्या है -13 है। बच्चों 12 माइनस 13 हमारे पास जो A2 का आंसर है वो -1 आ जाएगा। अब बच्चों जब हमने ये A2 मालूम किया, A3 मालूम करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे A1 प्लस क्या आ जाएगा 2D। लो जी 2D प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 और ये -13 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, प्लस प्लस माइनस -13 और 26 हो जाएगा और ये मेरे पास -4 यानी A3 की वैल्यूज की आ गई -4 आ गई है। अगर A4 निकालना चाहें लेकिन 3 निकालनी, उसने 3 टर्म पूछी है, ये फर्स्ट टर्म पहले मौजूद थी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म निकालने तो मजीद इसको आप
ऐसे a1 प्लस 3d के हिसाब से, ऐसे जितनी टर्म में पूछेगा आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कहता है फाइंड ए एन प्लस वन। आपने एक टर्म फाइंड करनी एन प्लस वन की, जबकि ए ऑफ टू एन दो फाइंड करनी है। ए एन हमें दिया हुआ है ए एन 4 + 3n। तो बच्चों अगर मैं रिप्लेस कर दूं एन प्लस वन यानी एन बाय एन प्लस वन, ठीक है। एन की जगह पे मैं एन प्लस वन रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास एन की जगह पे एन प्लस वन, 4 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा एन प्लस वन। तो बच्चों 4 + 3 एन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, इसका मतलब 7 प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 3n। तो मेरे पास ए एन प्लस वन की जो वैल्यूज है वो क्या आ गई 7 + 3n। अब बच्चों ए ऑफ टू एन निकालना, तो इसके लिए यही मेरे पास सबसे पहले मैं इसी को लिखूंगा 4 + 3n। तो एन रिप्लेस, एन को किस चीज से रिप्लेस कर दें बाय, यानी टू एन निकालना है तो एन की जगह पे 2n कर देते हैं। तो बच्चों ए 2n हो जाएगा, 4 + 3 एन की जगह पे 2n हो जाएगा, इसका मतलब 4 + 6n आ जाएगा। यानी A2n हमारे पास अगर ये सीरीज बनाई जाए तो ये बन जाएगी। सिंपल काम है जी। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट जूस फाइंड द इंडिकेटेड टर्म A1 अगर 2 है, D अगर 13 है, 14 निकालें। वी नो डेट फार्मूला ये होता है बच्चों, n कितना है 14 है, इसका मतलब n हमारे पास कितना है 14 है। तो बच्चों A14, A1 कितना है 2, n कितना है 14 - 1, D कितना है 13। तो उसने यही कहा ना A14 निकालें, इसका मतलब 2 + 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13। इसका मतलब बच्चों 2 और 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तकरीबन 169 बनता है। ओके जी, ये हमारे पास बन जाएगा 171। A14 बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 171 आ गया। लो जी बच्चों, अगर इसकी बात करते हैं A1 ये कितना है A12 है, ठीक है जी। A12 मालूम करनी है, इसका मतलब n हमारा कितना है 12 है। A1 कितना है 8 है। D मालूम करना है 3 - 8 कर दें, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें। D हमारे पास कितना आ गया -5 आ गया। तो बच्चों D आपने माइंड में रख लिया कि D हमारे पास कितना है -5 है। अब हमने A12 यानी निकालना है, फार्मूला A1 + n-1 क्या होता है D होता है। तो बच्चों A12 जहां जहां n है वहां वहां हम क्या रखते हैं 12 - 1 और D की वैल्यू भी चले मजीद पुट करते हैं। बच्चों A12 A1 की वैल्यू कितनी है जी 8 है, और 12 - 1 11 और D की वैल्यू कितनी है -5 है। तो बच्चों इस तरह अगर हम बात करें 8 11 को यहाँ पे आ जाएगा -55। 55 में से अगर 8 निकाले तो बच्चों हमारे पास आता है -47। ओके जी, ये वैल्यूज निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों एक्सरसाइज काफी लेंथी है तो जरा हम इसको स्पीडली लेकर चलते हैं। इफ द 18th and 30th term of an arithmetic sequence are 367, कहता है अगर 18 टर्म है और 30 टर्म है और उसकी सीक्वेंस इस तरह है, तो 18 की हमारे पास 367 है और बच्चों 30 की हमारे पास 499 है। ये कहता है अगर 18 टर्म इतनी है और 30 टर्म इतनी है रिस्पेक्टिवली, का मतलब यही होता है कि फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल है, थर्ड यानी सेकंड वाली सेकंड की इक्वल है। और हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस कितनी टर्में बनेंगी और आर लेस देन 100। अब ये भी बात उसने यहाँ पे बताई है कि लेस देन 100 यहाँ पे कितनी टर्में बनेंगी। ओके जी, तो इसको भी जरा देखते हैं, अगर लेस देन यहाँ पे 100 आ जाए तो उस 100 से हम कितनी लेस देन उसको करवाएंगे। ओके जी, अब जरा इसको चले हम गौर करते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे बच्चों 100 नहीं है, यहाँ पे 1000 है, आपने 1000 लिखना है, 1000 दिया हुआ बुक में। ओके जी, लो जी 18 टर्म कितनी है थर्ड यानी 367, तो मैंने 18 टर्म यहाँ लिख ली है और 30 टर्म मेरे पास यानी 499 है। ओके जी, तो इसका मतलब 30 टर्म इतनी है और 18 टर्म हमारे पास इतनी है। आपने इन दोनों को मेंशन कर दिया, यहाँ से देखा उसने कहा ना इफ द 18 टर्म दिस और 30 टर्म दिस, तो ये आपस में इक्वल है। तो बच्चों 18 टर्म को मैं सोल्व इधर करता हूँ, 30 टर्म को मैं इधर सोल्व करता हूँ। तो 18 टर्म का मतलब आपको अभी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि A1 + 17D होता है। ये होता है कैसे, यहाँ पे थोड़ा मेंशन एक दफा और आपको समझा देते हैं, बाकी आपने खुद माइंड में रखना है। N1 + 1D एक फार्मूला होता है। अब बच्चों जब यहाँ पे 30 टर्म है या 18 टर्म की हम बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे 18 आ गया, तो यहाँ पे A1 18 माइनस 1 यहाँ पे आता है 17D। अब हमने इसको सिर्फ यूज करना है, बजाय कि हम फार्मूला यूज करें, पुट करें, वो लंबा चौड़ा काम करें। आप डायरेक्ट लिख सकते हो A18 अगर हो तो 17D आ जाएगा। ओके जी, तो A18 की जगह पे A1 प्लस 17D लिख दें और ये एज इट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और बच्चों यहाँ पे A30 है तो A1 प्लस 29D आ जाएगा। एक कम आना ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया, तो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को अब हम सोल्व करेंगे। A1 प्लस 17D ये और A1 प्लस 29D ये, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ प्लस का माइनस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। A1 से कैंसिल, माइनस 29 प्लस 17 माइनस 12D, और यहाँ पे हमारे पास इसको माइनस करें तो माइनस 132 आता है। ओके जी, माइनस 12 माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 इधर जाके डिवाइड हो गया, डी की कीमत 11 है। जब बच्चों डी की कीमत 11 आ गई, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में इस डी को पुट किया, A1 प्लस 17D, डी यहाँ पे 11 है तो ये 187, उधर जाके माइनस हुआ, तो बच्चों ये हमारे पास 11 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 187 आना है। ओके जी, तो इसका मतलब 187 अगर इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 इसका आंसर आ जाएगा। अब A1 हमारे पास 180 आ गया और D हमारे पास 11 आ गया, और उसने यहाँ पे कहा हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। हम ये काम करेंगे, नो इफ द सीक्वेंस लेस देन 1000, तो AN हम कहेंगे जो सीक्वेंस है ना AN वो लेस देन 1000 है, इक्वल का साइन नहीं, ठीक है। उसने यही कहा ना, हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000, तो लेस देन 1000, अब इसको AN की जो वैल्यू उसको 1000 से लेस ही रखेंगे। लो बच्चों, अब इस वैल्यूज को हम 1000 से लेस ही रखेंगे। A n का फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ D, बच्चों A1 180 है और n माइनस 1 11 है। ओके जी, 180 उधर जाके हो गया माइनस 820 आ गया। अब यहाँ पे n माइनस 1 11 है, क्योंकि D की वैल्यूज यूज की है, इस 11 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास 74.55 आता है, 455। ओके जी, n माइनस 1 n मालूम करना है, क्योंकि माइनस 1 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस 1000 से लेस है, देन फाइंड हाउ मेनी टर्म, उसने कहा ना हाउ मेनी टर्म, तो 75 टर्म्स बनेंगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इज 301 इज टर्म ऑफ एपी, कहता है ये 301 जो है क्या ये अरिथमेटिक प्रोपगेशन के टर्म है या नहीं है, ये आपने बताना है। अगर टर्म 5 11 17 चल रही है, क्या ये इसकी टर्म बनती है या नहीं बनती है, इसको माइंड में रखना है। तो बच्चों इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, क्या ये टर्म बनती है नहीं बनती, ये लास्ट टर्म हम इसको यूज करेंगे। ए एन हमारे पास 301 है और एन हम मालूम करेंगे कि इज द टर्म, वो टर्म कौन सी है और वो बनेगी या नहीं बनेगी, वो लास्ट पे बताएंगे। ओके जी, इसका मतलब ए एन आपके पास ये लास्ट टर्म है 301, और nth मालूम करना है कौन सी टर्म है, और ये A15 है, और यहाँ पे D निकाले तो 11 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके जी, ये मालूम कर लिया बाय यूजिंग द फार्मूला an A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ D। an हमारे पास यहाँ पे 301 है, 5 है, वैल्यूज पुट की हैं, 6 D की वैल्यूज है, तो बच्चों यहाँ पे n माइनस 1 भी तो मौजूद है, ये तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब n माइनस 1 n की वैल्यूज नहीं है। अच्छा, मैंने इस 5 को उधर जाके माइनस कर दिया, 301 माइनस लिखा इधर है, ये ज़हन में रखिएगा, लिखा इधर है, ये उधर गया है, 301 माइनस 5 हुआ है, और ये इधर ही है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तरतीब दे दी है। ओके जी, बाद में भी देनी थी। n माइनस 1 ऑफ 6 अपनी जगह पे, 5 उधर जाके माइनस हुआ, 296, 6 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड कर दिया 49.3, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n हमारे पास 50.3 आ जाएगा। नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ एपी, कहता है देखिए अब ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, एन हमारे पास 50.3 है, तो ये नो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एपी, उसने यही पूछा क्या ये इज द टर्म है एपी की, ये 301। जब बच्चों हमने ये 301 यूज किया और हमारे पास एन यानी टर्म जो निकली 50.3, इसका मतलब ये है कि जो 50.3 जो है, ये जो टर्म हमने निकाली है, इसने कहा ना इज द टर्म, कौन सी टर्म है और जो इसका हिस्सा है या नहीं है। अब ये बच्चों अगर देखें तो 5 है, 11 है, 6 का गैप है, फिर 6 का गैप है, तो 6 का गैप जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 50.3 आ गया, इसका मतलब ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ओके जी, न्यू कंसेप्ट है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 आर इन एपी। अगर बच्चों देखिए तीन टर्म आपको दे दी गई है 2x x प्लस 8, ये कहता है अगर आरपी के अंदर है फाइंड द x, तो x मालूम करना है। एपी के अंदर है, अब एपी के अंदर वही फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब बच्चों आपको तीन टर्म दे दी जाए और आगे सीक्वेंस नहीं चल रही है और यानी कोई वैल्यूज मालूम करनी हो, तो आप कॉमन डिफरेंस से इसको डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हैं। देखिएगा जरा, अब कॉमन डिफरेंस जब मैं डी निकालूंगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा, यानी ये a1 है, a2 है, a3 है, तो बच्चों a2 में से a1 को माइनस करता हूं तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। जो सेकंड कॉमन डिफरेंस है बच्चों, a3 में से a2 को माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। दोनों को यूज करना है बस आप। ओके जी, तो x प्लस 8 में से मैंने माइनस 2x यानी a2 में से a1 को निकाल दिया, इधर a3 में से a2 को निकाल दिया। अब x प्लस 8 माइनस 2x, बच्चों x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1 माइनस x, 8 माइनस x हमारे पास इक्वेशन एक बन गई है। इक्वेशन नंबर में 1 का नाम दे देता हूं। अब इधर बच्चों a3 यानी 3x प्लस 1 में से माइनस करना है x प्लस 8 को, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x 2x माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जारी बात है डी की वैल्यू दोनों है तो कंपेयरिंग हम कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। मैथ का रूल है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स और इक्वल टू 2x माइनस 7। अब बच्चों 8 माइनस 7 इधर आके प्लस हो गया और x उधर जाके प्लस हो गया, 3x इक्वल टू 15, 3 इधर जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह हम फाइंड x मालूम कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए तो आप उसके कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर सकते हो। अब विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन नंबर 8, 383 13 इज 123। a1 3 है, d निकाले 8 माइनस 3 वो हो जाएगा 5, या 13 माइनस 8 करें फिर भी 5 आएगा। ये लास्ट जो टर्म होती है उसको ए एन का नाम देते हैं कि ये हमारी लास्ट टर्म है। एन का नहीं पता क्योंकि उसने कहा विच टर्म, विच टर्म, टर्म का नहीं पता, एन का नहीं पता, तो ए एन ये हमारे पास होगी लास्ट टर्म। बाय यूजिंग द फार्मूला ए वन प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ए एन की वैल्यू यूज की, ए वन की वैल्यूज एन माइनस वन ऑफ डी 5 है। बच्चों 3 को उधर ले जाए माइनस 3 हो जाएगा 120, 5 को इधर जाकर डिवाइड कर दे 120 और 5 एन माइनस वन एज इट है। बच्चों ये हमारे पास 24 आया, माइनस 1 को उधर जाके प्लस कर दे, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म ऑफ एपी 30 29.5 29। अब ये टर्म चल रही है, लेकिन कहता है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या ये टर्म जो है ये इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म देती है, यानी विच टर्म ऑफ एपी, इसकी कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा यूं लिख लेता हूं कि मेरे पास 30 है, 29.5 है, यानी 0.5 का गैप कम होता जा रहा है। तो 29 है, फिर 28.5 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 27.5 आएगा, फिर 27 आएगा। तो उसने कहा इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो चलता चलता ये कहाँ जीरो जाएगा, तो माइनस 0.5, फिर उसके बाद माइनस 1 है, लेकिन माइनस 0.5 भी माइनस में हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो टर्म आनी है अगर इतनी गैपिंग रखे जितनी उसने दी हुई है, समझिएगा, 30 29.5 फिर 29, यानी 0.5 का गैप चल रहा है और कम होता जा रहा है, कम होता जाएगा, जीरो के बाद माइनस 0.5 यानी माइनस तक हमने लेकर जाना है, उसने कहा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब बच्चों इसको हमने क्या काम करना है जरा देखिएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की सबसे टर्म कौन सी निकाले। a1 तो हमारे पास ये 30 ही होगा, a1 हमारे पास क्या होगा 30, और बच्चों d हमारे पास निकालेंगे 29.5 से, अगर 30 को निकाला जाए तो माइनस 0.5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास क्या है, वो माइनस 0.5 का कॉमन डिफरेंस, क्योंकि उसमें से हम कम करते जा रहे हैं। ओके जी, अब ए एन जो है बच्चों वो लास्ट वाली जो टर्म है ना, सीक्वेंस ऐसे चल रही है ना, अब ये फर्स्ट टर्म तो नॉन नेगेटिव, ये वाली फर्स्ट टर्म तो है इधर, लेकिन ये सीक्वेंस ऐसे चल रही है क्योंकि उसने ऐसे बताया हुआ है। a1 30 है तो an माइनस 0.5 बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला यूज किया, an की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की है, a1 की वैल्यू, d की वैल्यू। ओके जी, अब ये 30 को उधर जाके माइनस कर देंगे, माइनस 0.5 माइनस 30 तो माइनस 30.5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब ये माइनस 0.5 है, ये माइनस माइनस है, आपसे कैंसिल कर दे, 0.5 को उधर जाके डिवाइड कर दीजिएगा और n माइनस 1 आ जाएगा 61। कैलकुलेटर पकड़े, इसको तकसीम करें, n माइनस 1 इक्वल टू 61, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 62। तो विच टर्म ऑफ एपी, तो बच्चों वो 62 टर्म, इसकी यहां से यहां तक 62 टर्में बनती हैं अगर आप गौर करें तो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द 7th and 21 टर्म, 7 और 21
टर्म AP37 एंड 100 टर्म है, इसका मतलब 7th टर्म 37 के इक्वल है और 20th टर्म जो है वो 107 के इक्वल है। तो AP37 दिया हुआ है और इट्स 100 टर्म्स उसने यहाँ पे 100 नहीं है, ये 107 टर्म है। ओके जी, तो बच्चों यहाँ पे तो 100 है, ये मिस्टेक 100 ही है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी कि अगर 7 एंड 21 फर्स्ट टर्म है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये लिख ले कि 7 टर्म 37 है और 21 टर्म वो किधर की, वो तो यहाँ नहीं लिखी। तो वो बच्चों यहाँ पे जब मैंने यूज किया था तो 107 यूज किया था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 21 की टर्म है वो 107। ओके जी। 7 टर्म जो है 37 की इक्वल है और 20 टर्म है जो 107 की इक्वल है एंड इट्स 100, ये बच्चों क्या है 100 टर्म है। कहता है इसकी 100 टर्म बताएं, जबकि 7 टर्म इतनी है, 21 इतनी है, 100 टर्म बताएं। पहले इनको फाइंड आउट करें, एन निकालेंगे, A1 निकालेंगे, डी निकालेंगे, उसके बाद हम फिर अगला काम करेंगे 100 टर्म का। तो बच्चों हमने A7 का वही आइडिया है कि A1 प्लस 6D, एक काम करना है 37, इक्वेशन नंबर 1। 21 है A1 प्लस 20D 107, क्योंकि वही फार्मूला AN वाला, क्योंकि अगर टर्म 21 हो उसमें से कम हो जाती है A1 प्लस 20 आ जाएगा। याद रखिएगा हमेशा यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं A1 प्लस N माइनस 1 ऑफ D। बच्चों N अगर 21 है तो यहाँ पुट किया 21 माइनस 1 20D, तो A1 20D ही बनता है। ओके जी, तो अब क्वेश्चन 1 और 2 को सोल्व करते हुए ये ऊपर रखे, 1 को पहले रखें, सेकंड को नीचे रखें, तो माइनस कर दे इसको, ये कट गया तो माइनस हमारे पास 6 माइनस 20। बच्चों आप इसको ऊपर भी रख सकते हो, इसको नीचे भी रख सकते हो, मसला नहीं है, दोनों तरह कर सकते हो। माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14D और माइनस 107 से, यानी इससे इसको माइनस करते तो माइनस 70, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 14 को इधर जाके डिवाइड कर दे तो हमारे पास 14 को अगर बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 70 बनता है। अब पुट इन इक्वेशन, अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, मैंने 2 में पुट किया तो यहाँ 25 को 100 किया, 107 इधर जाके ये माइनस हो गया। इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी A1 कितनी आ गई है 7 आ गई। ओके जी, मैंने डी भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर ली और ये 100 टर्म भी हमने अभी फाइंड आउट करनी है। A1 अगर 7 है तो A2 अगर निकाला जाए बच्चों A1 प्लस डी वाला फार्मूला, वो एक कम होगा 1 और 7 प्लस 5 ये आ जाएगा 12। अगर बच्चों A3 हम निकालते हैं तो A2 प्लस डी भी कर सकते हैं, यानी बैक वाला आगे जाके हम ऐड भी कर सकते हैं। यानी A3 तब निकलेगा जब इस A2 में D को ऐड किया जाए। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये था बच्चों A3 इक्वल होता है A1 प्लस 2D। इससे भी आप मेजर कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब A3 निकालना है A1 प्लस 2D वाला यूज कर सकते हो, यही जवाब आएगा 17। या आप बैक वाला उसमें D में ऐड कर दिया करें कॉमन डिफरेंस में, फिर भी आपका 17 ही आएगा। ओके जी, क्योंकि डी की वैल्यू 5 है, 5 टू 10, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, 10 और 7 17 बनेगा, इधर से भी बन जाएगा। A4 A3 यानी ये वाला ऐड करें प्लस डी करें तो फिर भी आंसर आ जाएगा, अगर A4 A1 प्लस 3D करें फिर भी आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड करेक्ट है, गलत नहीं है। तो A1 A2 A3 A4 हमने निकालनी है 100 टर्म, 100 टर्म निकालनी, जैसे अब ये टर्म चलती जा रही है इसी तरह हमने 100 टर्म निकालनी है। तो ये 4 टर्म हमने निकाली, 100 टर्म के लिए n हमारे पास 100 होगा तो A 107, 100 माइनस 1 99 5, डी हमारा कॉमन डिफरेंस 5 था। तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 495 है, तो इस प्लस 7 करें तो 100 टर्म जो है 502 है। इन टर्मों की निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन A1 जब निकल गया A2 A3 आपको समझाया कि इस तरह हम टर्म निकाल सकते, लेकिन 100 टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। ओके जी, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहां पे कहता है अगर 1 ओवर A माइनस सी, 1 ओवर B माइनस सी, 1 ओवर B माइनस ए आर इन AP, शो डैट, ये आपने साबित करना है। तो बच्चों अगर इसको हम साबित करते हैं तो इसको क्या करें, अब देखें ये आपके पास सिर्फ 3 टर्म है, जब 3 टर्म आ जाए, मैं आपको पहले भी बता रहा था कॉमन डिफरेंस के हिसाब से इसको कीजिएगा। अब कॉमन डिफरेंस डी यानी A2 माइनस A1, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दे माइनस कर दे, फिर आप थर्ड में से 2 को माइनस कर दे, फिर आपस में इक्वल रखेंगे। अब जरा देखिए हमने पहले काम किया क्या, A2 में से A1 को माइनस कर दिया, A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू, ये वैल्यूज हमने माइनस कर दिए।
दोनों का एलसीएम बनेगा बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी इधर मल्टीप्लाई, बी माइनस सी इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इनमें मल्टीप्लाई होता है, इसको ए माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ना। तो ये आपको आइडिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यहां से सी से कैंसल, ए माइनस बी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसका मतलब पहला कॉमन डिफरेंस आ गया। दूसरा कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बच्चों हमने उसमें से इसको माइनस कर दिया 3 में से 2 को, यहाँ भी हमारे पास एलसीएम यही आएगा, और बाकी बच्चों यहाँ से हमारे पास बी कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, तो ए माइनस सी रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर मैं दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा, बी बी से कैंसिल करें ए माइनस सी, और ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को जब डी, राइट हैंड साइड अब इक्वल है या लेफ्ट इक्वल है, तो हमारे पास डी इक्वल टू डी है, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट इक्वल है, तो राइट हैंड आपस में इक्वल हो जाएगी कंपेयरिंग करते हुए। ओके जी, अब हमने क्या किया, यहाँ से कोई कैंसिल हो रहा है, बी माइनस सी से कैंसिल हो रहा है, ए माइनस बी और ए माइनस सी, ए माइनस सी और बी, यही हमने प्रूफ करना था, ये हैंस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दीज डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 होते हैं। अब बच्चों हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं, याद कर लीजिए, 105, 112, 119, 126 एंड सो ऑन आगे 9, यानी उसने यही कहा हाउ मेनी नंबर ऑफ दीज डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 पे डिविजिबल हो, और यानी वो 1000 से लेस ही हो। ठीक है, हमने 1000 तक इसको देखना है, तो यानी डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी नंबर ऑफ दीज डिजिट्स। बच्चों यहाँ पे जो दीज है ना, ये 3 डिजिट्स आने हैं, ये माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट्स होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, अगर इससे मैं ज्यादा जाऊंगा सर, मतलब 7 पे तो डिवाइड होगा, आगे पूरी गिनती पड़ी है, लेकिन हमने 3 डिजिट्स देखे। अब हमारे पास जैसे ही मैं इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पास 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे, 1000 से आगे देखे ना, इससे आगे 1000 ही आना है, वो डिजिट्स ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 1000, ये देखें 4 डिजिट्स आगे ना, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ दीज 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, वो यही है, आप इसको 7 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 994 भी 7 पे डिवाइड है, यानी यहां से लेकर यहां तक बनते हैं। अब कहता है हाउ मेनी नंबर्स, ये नंबर्स हैं कितने, हमें क्या पता ये नंबर्स हैं कितने। तो लेकिन हमने एक आइडिया लगाया कि हमारा पहला नंबर, यानी यानी हम अगर 105 से बात करते हैं, क्योंकि 3 डिजिट्स होने चाहिए, अगर मैं 100 से लेस लूं तो वो भी नहीं हो सकता। अब देखना, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 है, फिर 7 3 जार 21 है, वो भी तो 7 पे डिवाइड हो रहा है। नहीं बच्चों, हमने 3 डिजिट से स्टार्ट करना है, 3 डिजिट्स पे ही खत्म करना है, ये उसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 3 डिजिट्स है। तो 100 तो नहीं होता 7 पे डिवाइड, 101, 102, 103, 4, 5 हो जाता है, 7 1 जार 7, 7 आगे 35 बन जाता है। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये पहला नंबर है जो 7 पे डिविजिबल है, और ये लास्ट नंबर है जो 1000 से छोटा है, यानी 3 डिजिट्स वाला, वो ये है। A1 हमारे पास 105 है, डी मालूम करें 112 में से 105 को माइनस करते हैं, तो बच्चों हमारे पास 7 ही आता है। ओके जी, ये लास्ट टर्म जो होगी ए नंबर, अरिथमेटिक मीन यूज करना होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने यूज करना है। तो अगर बच्चों ये आर इन एपी के अंदर है, आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, ए1 डी निकाला एन, बच्चों यूज करते हुए एन की वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू यहाँ लिखें, ए1 की वैल्यू लिखें, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 889 और ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, एन माइनस 1, अब इसको जब डिवाइड किया तो 127 बना, ए माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, एन की वैल्यू 120। अब हमें पता चला कि 105 से लेकर 994 तक जितने हमारे पास डिजिट्स बनते हैं, वो जो 7 पर डिविजिबल है वो 128 है। इसी तरह बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक यानी 100 तक कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 हैं, तो आप यही फार्मूला यूज करें। इसी तरह आप 1000 तक पूछे, 2000 तक पूछे, तो आप इस तरह इनको थोड़ा लिख लें, और फिर यही फार्मूला यूज करते हुए एन की जो वैल्यूज होगी इतनी टर्म में आप बता दें कि 105 से 994 तक ये 128 टर्में बनती हैं जो 7 पर डिविजिबल। Question number 13. Find the 8 term from the end of the AP 8, 11, 14, 185। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्में मौजूद हैं, इसको जरा हम देखते हैं कौन कौन सी टर्में हमारे पास मौजूद है।
देखें कि हमारे पास A1 यहाँ पे 8 है और D 11 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये D हम निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने बतानी है फाइंड द A टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। लो जी, ये थोड़ा अजीब सा नहीं आ गया? देखें, उसने कहा ना फाइंड द ए टर्म निकालनी है, लेकिन एंड ऑफ एपी, इसके एंड से यानी इधर से निकालनी है, एंड से आठवीं टर्म बतानी है, इधर से नहीं बतानी, एंड से बतानी। तो इसको किस तरह लेकर चलेंगे वो जरा देखते हैं। तो ये बच्चों घुमाने वाला सवाल है कि एंड ऑफ द एपी। तो आप हम करेंगे वैसे जैसे हम करते हैं। लास्ट पे जरा देखिएगा, A1 8 है, D 11 माइनस 8 है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये लास्ट वाली जो टर्म है ये ए एन के इक्वल होती है। अब हमने ए टर्म नहीं फाइंड आउट कर रहे, हम अभी उसको यूज कर रहे हैं। हम एन निकालेंगे, उसके बाद फिर ए टर्म को देखेंगे। ओके जी, लास्ट से देखेंगे। अगर ए टर्म निकालनी होती तो बच्चों मैं ए टर्म निकाल लेता, लेकिन हमने लास्ट से निकाली। तो पहले सिंपल आप काम करें यूजिंग द फार्मूला। अब इस एन को आप इधर भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब डायरेक्ट पुट करना फिर भी ठीक है, पहले मैंने डायरेक्ट पुट किया, अब मैंने ये ए एन को इधर लिख लिया, इसको इधर लिया, ताकि एन एन इधर रह जाए। समझ आ गई ना? एन एन इधर रह जाए, इस वजह से मैंने ए एन को उधर लिखा है। A1 की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 3 है, 185 है बच्चों। ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 177 है, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 59 है, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई है। उसके बाद आपके पास ये टर्म आपने देखनी है कि बच्चों अगर हमारे पास ये 60 टर्म हैं, अगर n 60 टर्म आती है आपको डिडक्ट करने से, तो n अगर 60 टर्म कहता है कि यानी अगर 8 से 185 तक टोटल कितनी टर्म है? 60 टर्म है। ठीक है, यानी हमने टोटल टर्म निकाली 8 से लेकर 185 तक 60 टर्म। अब हमने लास्ट से बतानी है। तो बच्चों लास्ट है हमारे पास 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, यानी 60 से अगर बैक अगर हम आए तो इसका मतलब है 60 टर्म है ना टोटल। ये टोटल कितनी टर्म है? 60 है। तो इसका मतलब हमने 60 तो है, लेकिन 8 टर्म निकालनी, वो भी हमारे पास एंड से। एंड वाली 60 है, तो एंड से कौन सी जी? आठवीं टर्म। ये पहली है एंड से, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो एंड से आठवीं टर्म कौन सी जी? 53 वाली। समझ आ गई ना कि 53 वाली है। आपने सारा काम किया, टोटल टर्में निकालनी कितनी बनेंगी? तो एन आपके पास 60 बनती हैं। अब जब एन 60 बनती हैं तो लास्ट से हमें पता चलेगी, लास्ट वाली टर्म है तो लास्ट से 18 टर्म ये बनती है। तो इसका मतलब हुआ तो बच्चों A53 पर 18 टर्म बनती, तो A53 इक्वल टू 8 लिखेंगे, क्योंकि ये 8 टर्म है। ओके जी, इसका मतलब ये 18 टर्म है। अब बाय यूजिंग द फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ D, तो बच्चों हमारे पास A53, A1 हम यही यूज करेंगे 8 है, और n माइनस n हमारे पास 53 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों A53 को हम ये 18 टर्म को यूज करेंगे। 18 8 नहीं 18 टर्म। 52 3 से मल्टीप्लाई किया, 156 तो 164। इसका मतलब है यहाँ कहीं पे 185 से अगर लेस आए, और इसका मतलब 3 का गैप के हिसाब से, तो आपके पास जो 18 टर्न बनेगी एंड से, वो 164 ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 3/7। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है nth टर्म का। इज द प्रोग्रेशन अरिथमेटिक, और वो ये भी कहता है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो ये पूछता है। तो हम देखें ये सेम सेम है, 7 7 7, तो इसको कोई टर्म निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये देखिए 3 10 17, इसका मतलब मैं अगर पहले इन 3 10 17 सो ऑन, ये टर्म चल रही है ना, 3 10 17 की टर्म चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, ये लिख लूंगा 3 10 17 सो ऑन, कहां तक? 3 10 17 ए एन, यानी आगे चल रही है। ओके जी, क्योंकि उसने बताया nth टर्म है। पावर को बाद में देखते हैं, पहले आप इनको निकाले, ये तो नहीं निकालना क्योंकि ये सेम। A1 3 है, D 10 में से 3 निकालेंगे 7 आ जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला AN A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ D। बच्चों A1 3 है, n माइनस 1 7 है, तो इसका मतलब हमारे पास n टर्म जो है, यानी n को जब 7 से मल्टीप्लाई करें 7n तो माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, 7n माइनस 4। nth टर्म हमारे पास ये है, तो उसने कहा फाइंड द nth टर्म। तो हमने अभी सिर्फ 3 10 इसकी nth टर्म मालूम की है, लेकिन जब nth टर्म इन प्रोग्रेशन में आ जाए तो ये पावर कितनी चल रही है, यहाँ पे 10 10 चल रही है, तो मैं इसकी पावर यहाँ पे क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। ठीक है, यानी ये जो 3 10 17 की टर्म है 7n माइनस 4 थी, तो मैं यानी इसकी जगह पे यानी ऊपर मैं लिखूंगा 7n माइनस 4, क्योंकि nth टर्म है, और पावर जो 10 थी वो 10 है, जो नीचे 7 7 है वो 7 है।
अब यहाँ पे जरा गौर करना, उसने कहा क्या ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है या नहीं। बच्चे एक काम आपने करना है कि अगर डिफरेंस निकाले, इसका डिफरेंस निकालें कि हमारे पास 10 की पावर 10 और 3 की पावर 10, अगर कॉमन डिफरेंस निकालें 10 की पावर 10 से मैं 3 की पावर 10 को, अगर इसमें से इसको मैं माइनस करता हूं, वो देखना है ना क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि प्रोग्रेशन का हिस्सा नहीं है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए सबका डी यानी कॉमन डिफरेंस सेम आता था। अब 10 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 ये हमने यूज किया, तो बच्चों ये 10 की पावर 10 और माइनस 3 की पावर 10 अगर बच्चों कैलकुलेटर यूज करें तो आपके पास 9 जब 10 की पावर 9 बनेगा। लेकिन जब आप 17 में से 10 को माइनस करते हो पावर 10 के हिसाब से तो 2, इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं है तो ये कभी भी नहीं बन सकता। कॉमन डिफरेंस बोथ आर नॉट इक्वल, सो 3 10 17 इज। तो बच्चों ये वाली जो हमने टर्म बनाई थी 3 10 17, देखिए 10 में से 3 निकाले तो 7 आता है, 17 में से 10 निकाले तो 7 आता है। कॉमन डिफरेंस इनका तो सेम है 3 10 से। हम कह सकते हैं 3 10 17 इज अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये खुद से हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है। लेकिन ओवरऑल जो है ये वाली, ये नॉट सीक्वेंस है, बिकॉज क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है पावर के हिसाब से ले इक्वल नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 10 17 आपको दे दिया जाए एंड 63 65, देखें ये आपके पास एक सीक्वेंस है, एक ये आपके पास सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस दे दी गई हैं। सच डेट देयर nth टर्म आर इक्वल, कहता है बताइए कि उसकी nth टर्म इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब है हमने एक वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, nth मालूम करना है। यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चले बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। उसने कहा दियर nth टर्म आर इक्वल, उसकी nth टर्म क्या होगी, और फिर हमने वन nth, ये ए नहीं है यहाँ पे nth टर्म है वो भी हमने मालूम करनी। ओके जी। अब सबसे पहले ये मेरे पास इक्वेशन है, ए पी का नाम दे दिया 3 10 17। ओके जी। और जो दूसरी सीक्वेंस है उसको ए पी डैश का नाम दे दें, क्योंकि जाहिर बात है में थोड़ा डिफरेंस तो रखना है, तो वो 63 ये मैंने लिख दिया है। दोनों को सोल्व करेंगे, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिएगा A1 3 है, डी 10 में से 3 निकाल दे 7 आएगा, 17 में से 10 निकाल दे कोई मसला नहीं, डी मेरे पास आ गया 7। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एपी, ये फार्मूला है। A1 मेरे पास क्या है 3 है, डी मेरे पास 7 है, और इस तरह बच्चों 7n माइनस 7, 7 में से 3 निकालेंगे तो -4, 7n यानी an मेरे पास जो nth टर्म आ गई, उसने सच दे दिया nth टर्म कहता है इक्वल है। वो कहता है ना इनकी nth टर्म इक्वल है, इन दोनों की nth टर्म इक्वल है। अब जब इन दोनों की टर्म में इक्वल है तो बच्चों nth टर्म मेरे पास ये आई है इस सीक्वेंस की, दूसरी की भी यही आएगी। क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है तो उसने कहा डियर nth टर्म आर इक्वल, हमने इनकी nth टर्म को इक्वल रखना ही रखना है। ओके जी। A1 ये है बच्चों, 65 में 63 निकालें तो डी मेरे पास 2 आता है। बाय यूजिंग द फार्मूला इसको एन डैश का नाम दे दे, क्योंकि ए एन ये आपने निकाला हुआ है, इसको एन डैश का नाम दे सकते हो। हुए तो हमारे पास यहाँ पे 63 n माइनस 1 2 n माइनस 2, 63 माइनस 2 करेंगे तो 61, 2n प्लस 61। अब ये बच्चों एक एन टर्म ये वाली है, एक एन टर्म ये है, उसने यहाँ पे कहा था आर इक्वल, तो हम इन दोनों ए एन और ए एन डैश को इक्वल रखेंगे। तो बच्चों 7n माइनस 4 और 2n प्लस 61 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कहा कि इनको इक्वल रखना है तो हमने इक्वल रखा। तो 7n माइनस 2n और यहाँ 5n बन गया, और यहाँ पे बच्चों 61 जो है ये माइनस 4 उधर जाके प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 65। एन 65 और 5, क्योंकि 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एन की वैल्यू 13 आ गई। तो बस ये हमारा काम था कि इनको आपस में इक्वल रखें, देन फाइंड एन। तो हमने एन फाइंड किया दोनों टर्मों को यूज करते हुए, इक्वल रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, कहता P ऑफ टर्म AP की Q है, तो मैंने A ऑफ P यानी pth टर्म जो है वो Q रख लिया है, एंड Qth टर्म इज P, और Q टर्म को P। जैसे उसने कहा इफ द pth टर्म यानी P ऑफ टर्म A ऑफ P हो जाएगा, R इन AP इज Q, तो Q की इक्वल हो जाएगा। देन Q टर्म A Q वो P की, देन प्रूफ करें कि डेट इज nth टर्म इज ये P प्लस Q माइनस n, यानी इसका मतलब हमने ये nth टर्म हमने साबित करनी है कि ये इसके इक्वल है। ओके जी, यानी nth टर्म हम इसको इसके इक्वल साबित करेंगे। अब जरा इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है।
अगर बच्चों ये हमारे पास गिवन है देन nth टर्म हमने ये साबित करना है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमने साबित करना है कि AP इक्वल टू क्यू, और इसको मैं इधर रख लेता हूं, इसको मैं इधर यूज करता हूं। अब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, जब ए एन होता था वो A1 प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या होता था, डी होता था। अब एन की जगह पे अगर पी आ जाए तो A1 पी माइनस वन ऑफ डी हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। इधर A1 प्लस क्यू माइनस वन डी ऑफ पी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो बच्चों A1 प्लस ये मैंने ऊपर लिखा क्योंकि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्यू माइनस वन ऑफ डी ऑफ पी, ये रकम और ये रकम, A1 माइनस A1 कैंसल, माइनस किया, तो बच्चों यहाँ पे क्यू माइनस वन ऑफ डी माइनस पी माइनस वन ऑफ डी, और पी माइनस आ जाएगा क्यू। इसको बच्चों डी दोनों में से कॉमन ले लें, क्यू माइनस वन और माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन और पी माइनस क्यू। बच्चों वन माइनस वन से कैंसल, तो क्यू माइनस पी, ये क्यू माइनस पी इधर जाके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्यू माइनस पी। अगर बच्चों हम क्यू माइनस पी को कैंसिल करना चाहें तो इसको मैं उल्टा दूं, तो ये नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगा और पी जो है नेगेटिव हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास माइनस वन डी आ जाएगा। जब बच्चों आपके पास कॉमन डिफरेंस डी आ गया, हमने आंसर मालूम करनी है, तो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एपी, ये फार्मूला है। तो A1 की वैल्यू मेरे पास कौन सी थी, तो बच्चों A1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। कैसे निकालनी होगी, यहाँ पे जरा देखिएगा कि A1 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी A1 की वैल्यू P प्लस क्यू माइनस वन, ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ रही है, A1 की वैल्यूज आ रही है। अब बच्चों इसी D की वैल्यूज को माइनस वन को मैं किसी वैल्यूज में पुट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इस D की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे जरा थोड़ा सा देखिएगा A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि अगर बच्चों ये मेरे पास A1 है और ये मेरे पास P है, ये उधर जाके हुआ माइनस क्यू माइनस वन, और ये डी की वैल्यू मैंने रखी है माइनस वन। ओके जी, यानी ये सारी रकम इधर आकर होगी माइनस, क्योंकि मैंने A1 निकालना है। उसके बाद बच्चों A1 मेरे पास P माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा क्यू माइनस वन। तो A1 की वैल्यूज ये आपने निकाल लेनी है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करनी। ओके जी, जब डी की वैल्यूज निकाल लोगे, डी की वैल्यूज या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन में पुट करने के बाद आप यहाँ A1 की वैल्यूज लगाएं और n माइनस वन डी की वैल्यूज लगाएं, और माइनस यहाँ पे माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और n यानी इस माइनस को आप वैसे कर लेंगे, माइनस n हो गया और माइनस माइनस प्लस वन हो गया, प्लस वन माइनस से कैंसिल हो गया, p प्लस क्यू माइनस n। तो ये ए एन हमारे पास nth टर्म इतनी हमने निकाल ली है, जो उसने पूछी थी p प्लस क्यू माइनस n, वही हमने फाइंड आउट कर दिए। तो लो जी, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हैंस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, इफ A1 और A1 और B1 और C आर इन AP हैं तो ये मालूम करने, मैंने पहले भी आपको बताया कि सीरीज नहीं है, आपके पास तीन टर्म है तो कॉमन डिफरेंस निकालें और B की वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करनी है, शो करनी है। तो बच्चों पहला कॉमन डिफरेंस 1 ओवर B माइनस 1 ओवर A, दूसरा कॉमन डिफरेंस 1 ओवर C माइनस 1 ओवर B। तो इसमें से एलसीएम लें, ए बी एलसीएम आ जाएगा A और B इधर A माइनस B और AB। ओके जी, इसी तरह कॉमन यानी एलसीएम जो है BC आ जाएगा, तो यहाँ पे B मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे C होगा B माइनस। इक्वेशन 1 और 2 हमने बना लिया, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं, तो बच्चों B से कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, C इससे मल्टीप्लाई हो गया और A इससे मल्टीप्लाई हो गया, AC माइनस BC और AB माइनस AC। अब बच्चों AC है और इधर वाला AC इधर जाके प्लस कर दें AB, और ये BC इधर जाके प्लस कर दें, यहाँ AC प्लस AC 2AC, यहाँ से बच्चों B कॉमन है, A प्लस C आ जाएगा। और उसके बाद ये जो B की हमने वैल्यू निकालनी, क्योंकि B की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर जाके कर देंगे डिवाइड, तो बच्चों B की वैल्यू मेरे पास 2AC और AC ये वही है जो हमने निकालनी थी, हैंस प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है 18, कहता है ये भी इसी तरह है, कहता है इसमें आपने कॉमन डिफरेंस को शो करवाना है। बच्चों जब B को हमने शो करवाना था वो तो हो गया सिंपल, लेकिन जैसे ही हम कॉमन डिफरेंस को करवाएंगे ये थोड़ा और तरीके से है। इसको सबसे पहले आप पहले कॉमन डिफरेंस निकालें, डी 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, दूसरा कॉमन डिफरेंस 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दें, एलसीएम ना लें, एलसीएम ले लेंगे मसला नहीं है, लेकिन हमारे आसानी के लिए हम इसको आसानी के लिए इसको भी बगैर एलसीएम के आप कर सकते थे, ये आसान हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता हूँ कि बगैर एलसीएम लिए भी आप इसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने कंपेयर किया,
यहाँ पे ऐड क्यों करना है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने डी निकालना है। अगर मैंने कंपेयर कर दिया डी को डी के साथ, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो फिर डी तो हमारा खत्म हो गया। इस वजह से हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ से हमने डी खत्म करना था, क्योंकि यहाँ कहीं भी डी मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पे डी जो है हमारे पास मौजूद है, तो आपने इनको ऐड करना है, इसी वजह से करना है। इस वजह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हुई, राइट हैंड साइड के ऐड हो गई। ओके जी, ये बी जो है -1 और बी से कैंसिल, ये 2d हो जाएगा। यहाँ पे सी को पहले लिख लें, को बाद में एल्सियम ले लें, ए सी ए माइनस सी हो जाएगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारा प्रूफ हो गया। देखें जी, यही हमने प्रूफ करना, सिंपल काम है, सिर्फ ऐड करना है, यही आपने सोचना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ ए के एंड ए एम के डिनोट टू डिफरेंट टर्म है, ए के की डिफरेंट टर्म है और ए एम डिफरेंट टर्म है। इसका मतलब मैंने ए की एक टर्म लिख ली ए वन प्लस के माइनस वन ऑफ डी, और ए एम दूसरी टर्म है ए वन प्लस एम माइनस वन ऑफ डी। तो जहां जहां एन होता था वहां वहां एम लगा दे, जहां जहां एन होता था वहां वहां के लगा दे, दो टर्में बन जाएंगी। मजीद कहता है शो दैट इट्स एंड टर्म इज ये, वही कि हमने दो टर्म, एक क्वेश्चन अभी पीछे भी किया कि दो टर्में दी हुई थी, यहाँ पे दो टर्म में हमें जनरल लेनी होगी, और फिर nth टर्म हम जनरल ही मालूम करेंगे, ये हमने साबित करना है। तो बच्चे दो टर्मों को यूज करते हुए हम उसको साबित करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब इसको साबित करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट जो हमें टर्म दी हुई थी सेकंड है, दोनों की इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम देते हैं बच्चों। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे कुछ माइनस वाला है, ए के माइनस ए, तो अब ये पता कैसे चलता है कि सर इसको माइनस करना है या कंपेयर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या करना है। अब बच्चों ए के माइनस ए एम है, इस वजह से अगर ए के में से ए एम को अगर माइनस करता हूं यानी सब्ट्रैक्ट करता हूं इसमें से इसको, तो मैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पहुंच जाऊंगा। ओके जी, तो ए के माइनस ए एम, इस वजह से बच्चों ए वन, अब के माइनस वन ऑफ डी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये ए एम की वैल्यूज माइनस करना। अब माइनस जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो मेरे पास माइनस ए वन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके जी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ए वन माइनस ए वन से इससे कैंसिल कर दिया है के वन। अब देखें के वन माइनस डी है और एम माइनस, इस डी कॉमन ले लें, के माइनस वन आ गया, माइनस 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 हो गया यानी प्लस। ओके जी, के माइनस वन माइनस ये वाला, ये तो कट गया, माइनस एम और माइनस माइनस प्लस वन, डी कॉमन है। अब ये वन वन से कैंसिल हो गया, के माइनस एम ऑफ डी, अगर डी निकालना इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यूज निकल आएगी। इसी डी की वैल्यूज को किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दे, पुट द वैल्यूज ऑफ डी इन ए के, तो मैं ए के में पुट करता हूं, तो ए के में पुट करने का मकसद ये है, तो हमारा ए के इस यहाँ पे मौजूद है। तो बच्चों ए के ए वन प्लस के, ये ए के की वैल्यूज है, तो डी की वैल्यूज यहाँ पे मैं लगाता हूँ, डी की वैल्यू। पहले इसको क्या करें कि आप ए वन साइड पे कर लें, ए वन निकालना है आपने, ठीक है। तो बच्चों ए के ये वाली सारी टर्म जो है, ये के माइनस वन ऑफ डी, ये इधर जाके ए के साथ माइनस हो जाएगी, ए वन साइड पे हो जाएगा। अब सिंपल आप ए वन रखें और डी की कीमत यहाँ पे लगाएं। अब ए के माइनस वन, ए के माइनस एम के माइनस वन। अब देखें ये टर्म में सिर्फ ये फर्क रह गया, बाकी सारा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस का फर्क। नो यूजिंग द फार्मूला, हमने ए वन निकाल लिया, हमने डी निकाल लिया, अब हम nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म के लिए ये याद रखें कि आपने डी भी निकालना होता है, आपने ए वन भी निकालना होता है। ए वन भी कह सकते हो बच्चे, इसको ए भी कह सकते हो। अब फार्मूला यूज करते हुए ए वन की जगह पर हमने ये सारी रकम लिखनी है। याद रखिएगा ए वन की जगह पर इस सारी रकम को लिखेंगे, तो ए वन की जगह पर मैंने इस सारी रकम को यहां तक मेंशन कर दिया, एन माइनस वन, और ये डी की कीमत लगाई। उसके बाद ए के बच्चों इस डी वाली कीमत को मैं इधर लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इस वजह से ये प्लस वाली यहाँ ले एन माइनस वन, और इस वैल्यू को यहाँ लिखा और ये सारी वैल्यू उधर चली, बस ये मैंने इंटरचेंज किया। अगला काम ये है बच्चों, यहाँ पे एन माइनस वन है और के माइनस वन है, इन दोनों में ये चीज देखो सेम है, ये कॉमन ले लें, एन माइनस वन और माइनस के और माइनस माइनस प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस यहाँ पर रह जाएगा के। एन माइनस के को स्टार्ट में लिख लें, इसको आगे ले जाएं तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यही आपका प्रूफ था, यही हमने मालूम करना था, यानी ये nth टर्म हमने मालूम करनी थी, यही nth टर्म आपके पास हैंस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, A1 A2 A3 सोन पॉजिटिव है, देन AP प्रूफ करना है कि ये आपके पास एक
सीक्वेंस है और ये इसके इक्वल है n माइनस वन ए वन प्लस ए ऑफ एन। अब जरा देखिएगा कि आपके पास सीक्वेंस टर्म है, ये पॉजिटिव है और एपी के अंदर है। इससे ये करना, आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, ये सारी वैल्यूज लिख दी, हमने इसको साबित करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेकिन वन ओवर ए वन प्लस ए टू, बच्चों जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन किए हो डिनोमिनेटर में कभी स्क्वायर रूट्स नहीं होना चाहिए, यानी नीचे डजर नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करना पड़ता है, फिर आगे सॉल्यूशन फिर पॉसिबल होता है। तो पहले आप ये काम करें कि इसको खत्म करें, रैशनलाइजेशन करेंगे ए वन ए टू माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ ए वन प्लस ए टू है तो माइनस कर देंगे, सबके साथ सिमिलर वही काम कर देंगे हम, जहां पे प्लस था तो वो माइनस के साथ एज इट आ जाएगा। अगला काम क्या है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला नीचे यूज कर लेंगे, और इसको यानी ए वन माइनस ए टू एक टर्म बन गई, इससे वन से मल्टीप्लाई हुई, और ए वन का स्केयर और ए टू का स्केयर सिमिलर, यहाँ पे भी वही काम हमने करना है कि ये स्केयर स्केयर बन जाएंगे, ऊपर वाला वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि बच्चों इसको इससे कैंसिल किया, ए वन बना, ये ए टू बना, इसको इससे कैंसिल किया, ए टू माइनस ए थ्री, इसको इससे कैंसिल किया तो ए एन माइनस वन माइनस ए ऑफ एन बन जाएगा। अगला काम बच्चों ए वन माइनस ए टू डी कैसे है, आपको पता है जब डी हम मालूम करते हैं तो वो ए टू माइनस ए वन होता है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अगर बच्चों में माइनस कॉमन ले लो तो ए वन माइनस ए टू नहीं हो जाएगा। इस वजह से जब ए वन माइनस ए टू है तो माइनस कॉमन आ गया, इसका मतलब ये डी जो है वो, यानी माइनस इधर लाए तो माइनस डी के इक्वल आ सकता है। ए वन माइनस ए टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी के। ओके जी, वही फार्मूला है। तो ए टू माइनस ए थ्री, तो ये भी माइनस डी होगा, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस हो रही है वो वाला, nth टर्म में से अगर n माइनस वन हो रही तो ये वो वाला माइनस डी है, सबका डी ही आ, सब में से माइनस डी जो है ये कॉमन ले लें, यानी वन ओवर डी और साथ में माइनस कॉमन ले लिया, ये सारा हमारे पास यहाँ। अब बच्चों माइनस ए टू से कैंसिल, माइनस ए थ्री अगले इसके साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे टर्में चलती रहती हैं, कैंसिल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बच जाएगा, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड के साथ कैंसिल, थर्ड फोर्थ के साथ सिमिलर, कैंसिल पे कैंसिल एन माइनस वन तक कैंसिल हो जाए। अब बच्चों ये मेरे पास रह गया, तो बच्चों डी की मैंने फार्मूला यूज किया है। अब डी का फार्मूला कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे nth टर्म दी हुई थी सीक्वेंस, ये मेरे पास nth टर्म है, तो इस ए वन को इधर लाऊं तो ए एन माइनस ए वन हो जाएगा, एन माइनस वन डी। अब बच्चों डी की कीमत मैंने निकालनी है यहाँ पे, इस वजह से ही काम कर रहा हूँ। एन माइनस वन को इस तरफ यहाँ पे डिवाइड कर दें तो डी की कीमत ये आ गई। अगर वन ओवर डी की निकालना चाहूं तो बच्चों अगर इसको मैं उल्टाता हूं तो इसको भी उल्टा दूंगा, डी को मैंने जब वन ओवर डी किया तो इसको भी उल्टा दूंगा, तो आप डी की जगह वन ओवर डी करें तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। तो ये वैल्यूज बच्चों मैंने यहाँ पे लगानी। ओके जी, यानी ये आप साइड पे निकाल लें डी की वैल्यूज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि n माइनस वन, और ये हमारे पास मौजूद है, और माइनस जो मैंने कैसे खत्म किया, ए वन को पहले लिख लिया, ए एन को बाद में लिख लिया, माइनस वन कॉमन आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। ठीक है जी, ए वन नेगेटिव का था ना, पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस वन कॉमन है वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा जी, अगला काम, इसको मैं यूं लिख सकता हूं बच्चों, जैसे अगर टू होता है, इसका मतलब टू का जजर का ये स्केयर अगर हो तो ये टू के इक्वल होता है, जैसे इसको इससे कैंसिल करें तो टू ही आता है ना। इसी तरह ए वन का जजर का स्केयर लें, ए एन का जजर का स्केयर लें, तो इसको काटेंगे तो यही बने, क्यों किया, ताकि इस जैसा बन जाए। ओके जी, अब इस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगा दे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो एन माइनस वन ये आ गया, हमने प्रूफ करना तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ दैट। ओके जी, ये देखिएगा हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, यही क्वेश्चन था, ये इसीलिए हमने ये काम किया है और ये प्रूफ हो गया। लो जी, लेंथी एक्सरसाइज है, तो जरा वाइंड अप करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द, यहाँ पे लिखा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल हैं फिर शो करें ए बी सी आर ए पी। बच्चे रूट्स इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, उसे हम डिस्क कहते हैं, ठीक है, उसे डिस्क का नाम देते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, रूट्स की इक्वेशंस होती हैं। तो बच्चों डिस्क इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो क्यों रखा, तो उसने कहा रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो आर इक्वल है। जब बच्चों इक्वल होती थी, आपने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब ये रूट्स इक्वल होंगे तो ये जीरो के इक्वल होगा। ओके जी, इक्वल के दोनों। इसी तरह रैशनल होता था, इरेशनल होता था, इमेजिनरी होता था, तो वो आपने रूट्स की किस्में पढ़ी। तो यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है,
यहाँ पे ए बी माइनस सी है, यहाँ पे बी सी माइनस ए है, यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ए माइनस बी है बच्चों। ओके जी, अब ये हमने लिख लिया ए बी सी कीमतें। हमने इस फार्मूले में पुट करना है बी स्क्र माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यूज ये पुट करनी है, ए और सी की वैल्यूज। तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्र की वैल्यूज ए की सी की, बच्चों फार्मूला यूज करें ए माइनस बी का स्क्र, सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस टू ए सी, यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस टू ए बी, और माइनस फोर इसको मल्टीप्लाई करें ए बी, और उसके बाद बच्चों माइनस बी स्क्र माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। ओके जी, फिर फोर को इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगला काम क्या है कि बच्चों ए स्क्र फर्स्ट पे लिख लें, फिर बी स्क्र वाला ढूंढ लें, क्योंकि तरतीब बनाने फार्मूला यूज करना है। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, ए स्क्र और ये बी स्क्र, और यहाँ पे ये सी स्क्र किधर है बच्चों, ये सी स्क्र। लेकिन ये जो टू बी स्क्र है, ये फोर बी स्क्र है, इसको मैं टू बी का स्क्र लिख सकता हूं, लेकिन मैंने माइनस क्यों लिखा है, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना माइनस आ रहा है, इस माइनस आने की वजह से मैं इसको माइनस लिख रहा हूँ। ओके जी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर हो ना वो पॉजिटिव ही होता है, माइनस टू बी का स्क्वायर फोर बी का स्क्वायर होता है, यही बनेगा ना। लेकिन मैं माइनस लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको हल करें तो ये बन सकता है। ठीक है, ये लिखा क्यों, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का फार्मूला बनाना है, इस वजह से। अब ए स्क्वायर मैंने लिखा, फिर माइनस टू बी का स्क्वायर लिखा, फिर सी का स्क्वायर लिखा, उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे फिर ए, ये कौन सा है जी, फोर बी सी किधर है, माइनस फोर बी सी है, माइनस फोर ए बी है, और माइनस टू ए सी है। अच्छा, फोर ए सी में से अगर माइनस टू ए सी निकालें तो प्लस टू ए सी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये एज इट है, यहाँ से अगर तरतीब दें ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, फिर टू ए बी टू बी सी टू सी फार्मूला होता है, टू ए बी, इस ए बी से बना सकते हैं, माइनस था यहाँ पे, हमने तो प्लस रखना है। टू ए कौन सा हुआ, ए, और बी कौन सा हुआ, टू बी। क्योंकि बच्चों देखें यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे टू बी होना चाहिए, जो यहाँ माइनस टू बी है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी, यानी ए बी ये वाले होने चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनता है, टू टू जर फोर, और माइनस फोर ए बी बनता है। ठीक है जी, फिर टू ए बी के बाद टू बी सी, तो टू या माइनस टू बी सी, ये दोनों लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनता है। ठीक है, टू सी ए, तो टू सी ए बच्चों ठीक है, क्योंकि सी और ए सिंपल है। तो देन अगर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र टू ए बी प्लस टू बी सी टू सी बन गया, तो आपका फार्मूला बनेगा ए माइनस टू बी प्लस सी का स्क्र। तो बच्चों स्क्र रूट अगर जजर लें तो जीरो कर लें, इधर भी लें, कैंसिल होने के बाद ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज निकालेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू टू बी हो जाएगा। अब जो हमें दिया हुआ था कि शो करें ए बी सी आर इन ए पी, तो बच्चों अगर ए बी सी आर इन ए पी है, तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो बी माइनस ए, दूसरा कॉमन डिफरेंस सी माइनस बी। क्वेश्चन नंबर वन टू कंपेयर करें, बी माइनस ए सी माइनस बी, अब बी इधर जाके प्लस हो गया, टू बी ए प्लस सी है। अब ये भी देखें, जो हमने इसको सोल्व किया रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये शो करवाना क्या एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर, यानी ये अगर इतना आंसर दे रहा है, ये कंपेयरिंग करने के बाद ये अरिथमेटिक सीक्वेंस जो उसने दी हुई थी और हमने जो इसको फाइंड आउट किया, वो आंसर अगर सेम आते हैं, तो बच्चों हम कह देंगे हेंस एबीसी आर इन एपी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन ए पी, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस साइड। ये राइट ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल्स होती है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल्स है। राइट ट्राइंगल तो बच्चों एक 90 का एंगल होता है, ये मेरे पास क्या है, राइट ट्राइंगल्स है। इसकी थ्री साइड्स होती हैं, तो बच्चों इसका मतलब ये जो वितर होता है, इसको ए प्लस डी का नाम मैं दे सकता हूँ, और यहाँ पे फिर इसको मैं चाहे ए माइनस डी कर दूं, चाहे इसको ए कर दूं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यूज होती है। लेट द थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल, हमने ए माइनस डी ए ऑफ ए डी रखा, इट्स मीन दैट हमें पता है इस चीज का कि जो माइनस वाली होती है वो कम होती है सबसे, और प्लस वाली होती है सबसे ज्यादा होती है। ये हाइपोटेनियस की वैल्यूज है, ये सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि हमारे पास जब रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए प्लस डी ए से ग्रेटर है, ए जो है वो ए माइनस डी से ग्रेटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी यहाँ पे ए प्लस डी को यूज करेंगे, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, बड़ी वैल्यूज हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर को आपने ए शो किया, ए माइनस डी को आपने बेस शो किया है। ओके जी, राइट ट्राइंगल्स है, परपेंडिकुलर में हम ए को ही शो करेंगे। अब फार्मूला यूज करें ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी, और यहाँ पे फार्मूला यूज करें ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी।
अब बच्चों यहाँ पे ये ए स्क्र जो है इस ए स्क्र से क्या कैंसिल हो सकता है जी, ए स्क्र से कैंसिल, डी स्क्र से कैंसिल। अब 2AD और ये माइनस 2AD उधर जाके प्लस हो गया और ए स्क्र यहाँ पे रह गया। 4AD इक्वल टू ए स्क्र, तो डी निकालना है तो 4A डिवाइड कर दें तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4A है, तो इसका मतलब ए ओवर यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। ओके जी, ए ओवर डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। नाउ अब हमने क्या करना है कि साइड वन की अगर बात करते हैं ए माइनस डी की, बच्चों जब हमने डी की वैल्यूज निकाल ली है तो इसका मतलब ए वन माइनस डी, तो डी की वैल्यूज यहां पुट कर दें इस पहले साइड पर। डी की वैल्यू पुट की ए ओवर 4, तो 4A माइनस ए ओवर 4 एल्सियम लेने के बाद 3A ओवर 4। साइड टू की बात करते हैं, साइड टू हमारे पास क्या है ए है, वो एज इट रहेगी। साइड थ्री की बात करते हैं ए प्लस डी, तो ए प्लस डी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद 5A ओवर 4। अब उसने यहाँ लास्ट पे कहा था फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, साइड्स की रेशियो मालूम करनी, इसीलिए मैंने ये साइड्स को फाइंड आउट किया है। ए माइनस डी, यहाँ पे डी की वैल्यूज पुट करने के बाद ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये मेरे पास थर्ड साइड है। इन तीनों साइडों को मैं क्या करता हूँ रेशियो में ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट साइड है 3A ओवर 4, फिर सेकंड साइड है ये रेशियोज में आ गई। अब बच्चों रेशियोज में इसका काम क्या करना है, अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। देखिएगा 3A ओवर 4 अगर है, इसको बच्चों मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 4 ओवर ए के साथ। 4 ओवर ए, इसको भी मैं 4 ओवर ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी मैं 4 ओवर ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये 4 से कैंसिल, ए से कैंसिल, यहाँ पर रह गया 3। इसी तरह बच्चों ए से कैंसिल, यहाँ पर रह गया 4, ए से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 भी है, ठीक है। 4 से कैंसिल तो 5 आ गया। तो ये रेशियोज हमारे पास 3, 4, 5 की बनेंगी। तो ये साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज लीनियर एक्सप्रेशन इन R देन प्रूव करें दिस प्रोग्रेशन इज AB। कहता है अगर nth टर्म प्रोग्रेशन इज लीनियर है, समझिएगा, अगर nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन है इन R, तो बच्चों लीनियर के लिए आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास जो प्रोग्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन के साथ है, तो हम प्रोग्रेशन यानी टर्म्स है, nth टर्म उसने बात की, nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, तो ए एन हम मालूम करेंगे लीनियर एक्सप्रेशन के साथ। जिस तरह यहाँ ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ मैं एन एक्स प्लस बी रखूंगा, ओके जी, क्योंकि nth टर्म। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे बच्चों, अब इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। जैसे मेरे पास बच्चों जब यहाँ पे मैं A1 को यानी 1 रखता हूँ तो मैं x प्लस यहाँ पे b फाइंड आउट कर सकता। इसी तरह an जब यहाँ 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म देखिएगा, जब यहाँ मैं इधर करता हूँ A1 रखा तो मेरे पास यहाँ 1x प्लस बी आया, तो फर्स्ट टर्म x प्लस बी आ गई। जब बच्चों n में यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये 2x प्लस बी आ जाएगा, 3 रखता हूँ 3x प्लस बी, सो चलता जाएगा। तो मैंने इसको एक टर्म बना ली है, nth टर्म की टर्म में बना ली, क्योंकि मुझे प्रूव करना है दिस प्रोग्रेशन इज इन एपी के अंदर है या नहीं। तो मैं कॉमन डिफरेंस लेता हूँ बच्चों, इसमें से इसको माइनस करता हूँ और इसमें से इसको माइनस करता हूँ, दो कॉमन डिफरेंस लेते हैं और दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम आते हैं तो हम समझ जाएंगे ये आर इन एपी, क्योंकि आर इन एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तब ही होता है जब कोई सीरीज दी होती है और उनका कॉमन डिफरेंस लें अगर सेम आता हो। हमने क्वेश्चन किया, इसमें से इसको माइनस करें 2x प्लस बी, माइनस एक्स प्लस बी माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2x में से x को निकालेंगे x और b से कैंसिल, d की कीमत x आ गई। इधर बच्चों मेरे पास क्या है a3, यानी ये हमारे पास माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, ये b से कैंसिल, यहाँ भी x। सो इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस, तो d जो है वो d के इक्वल हुआ। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो उनका दोनों का सेम है, या इसको d का नाम दे दें, इसको d डैश का नाम दे दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन d के क्या है इक्वल है, क्योंकि वैल्यूज इनकी इक्वल है। सो इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस देन दिस प्रोग्रेशन इज एपी। कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये आर इन एपी के अंदर है। तो बच्चों लास्ट हमारी एक्सरसाइज यानी 6.2 के लास्ट क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 6.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।